दिसंबर की ठंडी और सुनसान रात थी जब मेन रोड पर मैंने दूर से ही गाड़ियों का रश देखा तो वहीं से अपनी गाड़ी को गली की जानिब मोड़ लिया, क्योंकि दिसंबर में शादियों का सीजन होता है और उस मेन रोड पर काफी सारे शादी हॉल बने हुए थे। अगर मैं मेन रोड से जाता तो यकीनन 1 घंटा वो रोड जैम ही रहता, इसलिए मैं गली के अंदर गाड़ी मोड़ चुका था। मालूम तो नहीं था कि उस गली का रास्ता कहाँ से कहाँ ले जाएगा, लेकिन बहरहाल गली काफी सुनसान थी, लेकिन काफी घरों पर बर्फ की कुमकुमे लगे हुए थे। वहां पर एक जगह मेरी गाड़ी जाकर रुक गई। शायद बहुत ज्यादा हीट अप हो गई थी, क्योंकि मैं हैदराबाद से कराची आ रहा था और मुसलसल गाड़ी 2 घंटे से चल रही थी। मैं कराची तो पहुंच चुका था, लेकिन घर मेरा यहां से आधे घंटे की मुसाफत पर था। मैंने पानी की बोतल गाड़ी से उठाई और गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें पानी डालने लगा। गाड़ी बहुत ज्यादा हीट अप हो गई थी तो वो धुएं छोड़ने लगी, इसलिए 10 मिनट तक मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। गाड़ी में पानी डाला। उस वक्त बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, जिसमें खवातीन ने जेवरात, फैंसी कपड़े पहने हुए थे, मेकअप किए हुए थे, शायद बारात जा रही थी। मैं कुछ देर उनको देखने लगा। 15-20 मिनट तक गाड़ियां मुसलसल वहां से गुजरती रहीं। जैसे गाड़ियां वहां से गुजर गईं, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की। साथ ही मैंने म्यूजिक भी ऑन कर दिया। जैसे ही मैं अपने बंगले पर पहुंचा तो पहले ही हॉर्न पर चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। मैंने गाड़ी अंदर लाउंज में खड़ी की। चौकीदार को पूछा कि गाड़ी से सामान निकालो। मेरा एक छोटा दस्ती बैग गाड़ी में मौजूद था। जैसे ही चौकीदार ने गाड़ी की डिग्गी खोली, चौकीदार डिग्गी को देखकर घबरा गया और फटी फटी आंखों से देखने लगा। जब मैं उसके पास आया तो वहां पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। मुकम्मल तौर पर दुल्हन लग रही थी। मैं तो उसे देखकर हैरान था कि ये लड़की मेरी डिग्गी में कैसे आई। चौकीदार कहने लगा, साहब जी ये कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। कहने लगा, ओ साहब जी आपने शादी बना लिया। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर कुछ मुतहय्यर हुआ। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है। लेकिन चौकीदार ने मेरी एक नहीं सुनी, अंदर जाकर शोर मचा दिया, बीबी साहब, ओ साहब जी शादी बना कर आया है, दुल्हन लेकर आया है। ये सुनना था कि मेरी माँ भी बाहर आ गई। वो लड़की अभी तक डिग्गी में बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, ए लड़की, कौन हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बताती, मेरी माँ पहुंच गई। उस लड़की को देखकर मुझे गुस्से से कहने लगी, तुमने ये क्या कर दिया शाह अमीर? मैंने कहा, मैं इस लड़की को नहीं जानता, पता नहीं कौन है। मेरी वालिदा कहने लगी, झूठ मत बोलो, दुल्हन के लिबास में तुम इस लड़की को डिग्गी में बिठा के लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तो यूं छुप छुप आके शादी कर ली, दूसरा लड़की को डिग्गी में छुपा के लाते हो। मैंने कहा, अम्मा मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। फिर मैंने उस लड़की को कहा, ए लड़की, बाहर निकलो मेरी गाड़ी से, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर कहने लगी, देखें जी मैं एक बहुत मजलूम लड़की हूं। मेरे अब्बा मेरी शादी एक शराबी से करवाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भाग गई और उस वक्त मुझे आपकी गाड़ी खड़ी हुई नजर आई, इसलिए मैं डिग्गी में बैठ गई। प्लीज मेरी मदद करें। वो हाथ जोड़कर कहने लगी। मैंने अपनी वालिदा से कहा, सुन लिया आपने? मेरी वालिदा ने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा वालिद जब तुम्हें देखेगा तो वो तो पुलिस केस कर देगा, इस तरह से हम फंस सकते हैं। कहने लगी, नहीं करेगा, मैं पुलिस के सामने कह दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूं। बस खुदा के लिए बेगम साहबा मुझे अपने घर में नौकरी पर रख लें, मुझे सिर्फ तहफ्फुज चाहिए, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगी और आपके घर के सारे काम करूंगी। हमारी पुरानी मुलाजिमा काम छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि बीमार रहने लगी थी और मेरी माँ को एक मुलाजिमा की जरूरत भी थी। कहने लगी, चलो ठीक है, तुम अंदर आओ, सोचते हैं तुम्हारा कुछ। मैंने कहा, सोचना क्या है अम्मा? आपको क्या पता ये कौन है? आपने उसकी बात सुनी और भरोसा कर लिया। हो सकता है ये लड़की कोई चोर हो और चंद ही दिनों में पूरे घर का सफाया करके चलती बने। मैं इस लड़की को पुलिस के हवाले करूंगा। ये कहकर मैंने जेब से मोबाइल निकाला। वो रोने लगी, कहने लगी, मैं चोर नहीं हूं, कोई चीज नहीं चुराऊंगी, मुझे अपनी मरहूम माँ की कसम।
मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी, अपनी माँ की कसम झूठी तो नहीं खाएगी ना? मैंने कहा, इनका कोई ईमान नहीं होता, ये किसी की भी कसम, कोई भी कसम खा सकती हैं। अम्मा आप इस पर भरोसा ना करें, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, ये जाने और पुलिस जाने। वो कहने लगी, पुलिस वाले मुझे बर्बाद कर देंगे, क्या आप नहीं जानते यहाँ की पुलिस कैसी होती है? लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करे, अगर उन्होंने मुझे मेरे बाप के हवाले कर दिया तो वो मुझे बुढ़े से ब्याह देगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी वालिदा कहने लगी, शामिर वैसे ये लड़की मासूम लगती है, हम इसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, पुलिस के बारे में तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, कल को मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि आपकी कोई कीमती चीज चुरा कर ले गई। वो कहने लगी, कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। मेरी वालिदा उस लड़की को अंदर ले गई। मैं काफी थका हुआ था क्योंकि काफी लंबा सफर तय करके आया था, इसलिए जाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे मैनेजर की कॉल आ रही थी। कहने लगा, आप किस वक्त ऑफिस आएंगे? मैंने कहा, मैं कुछ लेट आऊंगा। कहने लगा, ठीक है सर, आप आराम करें, मैं देख लूंगा सब कुछ। नींद तो मेरी काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। मैंने ठंडे पानी से बाथ लिया, बाहर आ गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरी वालिदा ने कहा, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग रहा है। किचन में मुझे काफी बातों की आवाजें आ रही थी। शुरू से मैं और मेरी वालिदा अकेले रहते थे, इसलिए घर में काफी खामोशी रहती थी और मैं डिसिप्लिन का बहुत आदी था। खामखा का शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा, अम्मा ये किचन में इतना शोर क्यों हो रहा है? मेरी वालिदा कहने लगी, बेटा फरीशा नाश्ता बना रही है। मैंने कहा, कौन फरीशा? कहने लगी, वो लड़की जो कल रात को तुम्हारे साथ आई थी। कहने लगी, बड़ी अच्छी लड़की है, उसने किचन संभाल लिया। एक तो मेरी माँ ना जाने क्यों सारे जहान की हमदर्दी अपने दिल में रखती थी। उन्हें लगता था हर शख्स मजलूम और मासूम है। कहने लगी, उसने रो रो के मुझे बताया था, उसका बाप तो वाकई बहुत जालिम था। अच्छा किया इस लड़की ने घर से भाग गई, वरना वो बुढ़ा तो शायद इसे बेच देता। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी माँ दुपट्टे के किनारे से अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा बस भी कर दे, दूसरों की खातिर रोना। उस लड़की को अच्छी तरह से समझा दे। एक तो हमें सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरा चुपचाप काम करे। इतना शोर शराबा मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कहने लगी, अच्छा समझा दूंगी मैं। कहने लगी, तुम ऑफिस नहीं जा रहे? मैंने कहा, कुछ लेट जाऊंगा। कुछ देर मैं अपनी वालिदा से बातें करता रहा। उस लड़की ने नाश्ता टेबल पर लगाया तो वो सादे से लिबास में मलबूस थी। शायद मेरी वालिदा ने उसे अपने कपड़े दिए थे, क्योंकि वो कपड़े उस पर काफी ढीले ढाले थे। वो लड़की सारा नाश्ता रखकर वापस किचन में जाने लगी तो मेरी वालिदा कहने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। ये सुनकर मुझे अम्मा पर गुस्सा आया था। क्या जरूरत थी उन्हें एक मुलाजिमा को इतना सर चढ़ाने की? मैंने कहा, अम्मा जहाँ बाकी मुलाजिमीन नाश्ता कर रहे हैं ये भी वही नाश्ता कर लेगी। मेरी वालिदा कहने लगी कि मैंने तो इसे अपनी बेटी बना लिया। आओ वरीशा, मेरे पास आकर बैठो। मुझे अपनी वालिदा की मेहरबानियां शुरू से अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं जानता था इसका बहुत नुकसान है। मेरी वालिदा इसी वजह से बहुत धोखे खा चुकी थी। कुछ ही देर बाद मैं ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं वापस आया तो वो लड़की मेरी माँ के साथ सोफे पर बैठी थी और सोफे पर भी आलती पालती मारे बैठी थी। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, अम्मा इस लड़की को तमीज नहीं है उठने बैठने की, और इसकी हिम्मत कैसे हुई सोफे पर बैठने की? इसे जमीन पर बैठना चाहिए। पता नहीं अम्मा को क्या कहानियां सुना रही थी कि मेरी माँ भी हंसे जा रही थी। मैं उस लड़की को गौर से देखने लगा। बिलाशुबा देखने में वो खुश शक्ल थी। मुझे उसे देखकर ये नहीं लगता था कि ये कोई मजलूम लड़की है। मुझे ये लड़की बड़ी चालबाज और चालाक किस्म की लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी माँ तो सदा की नरम दिल खातून थी, मुझे ही इस लड़की को इसकी औकात में रखना चाहिए। जैसे ही लाउंज में मैं अपनी वालिदा की तरफ बढ़ा,
मुझे देखकर उसकी हंसी को ब्रेक लगी। मैंने उसे गौर से देखा तो उसने जल्दी से अपने पांव जमीन पर रख लिए। मैंने कहा उठो यहां से, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। वो फौरन से किचन में चली गई। मेरी वालिदा कहने लगी ये तुम किस तरह से बात करते हो, बात तो आराम से कर लिया करो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक लहजे में बात करता हूं। मेरी भोली माँ मुलाजिमीन को उनकी हैसियत में रखना चाहिए, वरना कल को वो मालिक बनने के ख्वाब देखने लगते हैं। आप क्यों उस लड़की को सर पर चढ़ा रही हैं? आज तक कभी मुझे देखा है यूं सोफे पर आलती पालती मारे बैठे? उस लड़की को बैठने की भी तमीज नहीं है। मैंने सोफे को झाड़ा और बैठ गया। कहने लगी ये क्या तुम हर वक्त सूटेड बूटेड अकड़े रहते हो? अरे कभी नॉर्मल लाइफ भी जी लिया करो। मुझे तो फरीशा की आदत बहुत अच्छी लगी, सादा मिजाज है, बनावटी नहीं है। मैंने कहा गरीब ऐसे ही होते हैं क्योंकि उनके पास बनावट दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है। बहरहाल जल्दी खाना लगवाएं, मुझे भूख लग रही है। मेरी वालिदा किचन में चली गई और वो लड़की मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैंने पानी पिया। मैंने कहा देखो तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर में किस हैसियत से आई हो। कहने लगी मुझे मालूम है अपनी हैसियत, आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी हैसियत के अंदर ही रहूंगी। मैंने कहा चलो जाओ जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ। वो फौरन से किचन में चली गई। मैंने सोचा कि ये खाना खाने से पहले मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में गया। कमरा साफ सुथरा था। मैंने अपनी अलमारी का नक्शा देखा तो मुझे गुस्सा आने लगा। सब चीजें उलट पलट थी। जहां मैंने शर्ट रखी थी वहां मुझे टाई और मोजे नजर आ रहे थे। जहां मोजे और टाई होने चाहिए थे वहां पर मुझे पैंटों की कितारें नजर आ रही थी, जो कि मैंने अपने वार्डरोब में हैंगर किए हुए थे। जब मैंने वार्डरोब खोला तो उसमें खाली कोट टंगे हुए थे। मुझे बेतरतीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं जिस तरह से अपनी सेटिंग करता था मैं चाहता था वैसे ही रहे। उसमें कोई भी बदलाव मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने मुलाजिम को आवाज दी। वो मेरे कमरे में आ गया। मैंने कहा ये मेरी अलमारी का नक्शा किसने बदला? कहने लगा वो साहब जी वो नई मुलाजिमा बीबी जी से कह रही थी कि अलमारी बहुत खराब हो रही है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। मैंने कहा उस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरे कमरे में आई तो आई कैसे? किसने इजाजत दी उसे मेरे कमरे में आने की? जाओ बुला कर लाओ उसे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ ने पुराने मुलाजिमीन जो हमारे काबिले भरोसा थे उन्हें छोड़कर उस नई मुलाजिमा को कमरों की सफाई दे दी, बल्कि अलमारी तक घुसने की इजाजत दे दी। मैं बेहद गुस्से में था। जब वो कमरे में आई कहने लगी जी कहिए। मैंने कहा इधर आओ जरा। वो खरामा खरामा कदम उठाती मेरे पास आ गई। मैंने कहा तुम होती कौन हो मेरी अलमारी में घुसने वाली? ये क्या किया तुमने? तरतीब क्यों चेंज की है? कहने लगी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। देखे ना मैंने तो सब कुछ अलग अलग करके रख दिया। इसमें आपकी सारी पैंटें हैं, ये ऊपर सारी शर्टें हैं और इस खाने में आपके मोजे और टाइयां हैं, नीचे आपके सारे जूते हैं और उधर सिर्फ मैंने कोट टांगे हैं। अच्छा लग रहा है ना सब? मैंने कहा तुम होती कौन हो उतनी मर्जी चलाने वाली? कहने लगी मुझे ही तो सारी जिंदगी ये काम करने हैं। मैंने सोचा अपने हिसाब से रख दूं। देखिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको रोजाना आपके ऑफिस के कपड़े मिल जाया करेंगे, मैं बेड पे रख दिया करूंगी, आपको बस पहनकर ऑफिस जाना है। मैंने कहा ओ हेलो, कौन हो तुम? देखो मुलाजिमा हो, मुलाजिमा बन के रहो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा मेरे कमरे में आज के बाद तुम मुझे नजर आई ना, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। मेरा पुराना मुलाजिम मेरा कमरा साफ करेगा और मेरी चीजें तरतीब से रखेगा। कहने लगी ठीक है आपकी मर्जी है। अच्छा है मेरा आधा काम तो समझे खत्म हो गया। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया, उसे कहा कि कपड़े वैसे रखो जैसे पहले मौजूद होते थे। वो मेरी अलमारी ठीक करने लगा। मैं नहाने चला गया। वॉशरूम में गया तो वहां भी हर चीज इधर से उधर पड़ी थी। पता नहीं उस लड़की को क्या मुसीबत थी जो मेरी सारी चीजें इधर उधर करती। बहरहाल
नहा कर मैंने एक आम सा ट्राउजर शर्ट पहना और नीचे डाइनिंग में चला गया। तब वो मेरी माँ के बराबर कुर्सी पर बैठी प्लेट में फटाफट बिरयानी डाल रही थी। कहने लगी, अम्मा जी आप ये बिरयानी खाकर देखें, उंगलियां ना चाट के रह जाए तो फिर कहिएगा। ये कहकर उसने पहले अपनी प्लेट भरी, फिर मेरी वालिदा की प्लेट में बिरयानी डालने लगी। मेरी वालिदा कहने लगी, वैसे मैं तेज मिर्चें तो नहीं खाती, लेकिन चूंकि तुमने बनाई है इसलिए इसे जरूर खाऊंगी। मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी डाली, साथ साथ मैं उसे घूर रहा था। बिरयानी उसने वाकई कमाल की बनाई थी, बहुत मजेदार थी। मेरी वालिदा भी उसकी तारीफें कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ मैंने उस लड़की को करते देखा, मेरे होश उड़ने लगे। एक बार मैं ऑफिस से कुछ जल्दी वापस आ गया। मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अपने वॉशरूम से शॉवर की आवाज आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि मेरे वॉशरूम में कौन जा सकता है। मैं वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो लड़की सर पर तौलिया लपेटे बाहर निकली। गले में दुपट्टा भी मौजूद नहीं था, जो लिबास उसने पहना था। कुछ देर उसे देखकर मैं अपनी नजरें बदलना ही भूल गया। वो लड़की बेहद हसीन थी। मुझे देखकर जल्दी से उसने अपने दोनों बाजू से अपना सीना छुपा लिया। कहने लगी, बड़े बेशर्म हैं आप, मुंह उठा के कमरे में आ गए। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंका, अपने ट्रांस से बाहर आया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं किसी लड़की में इतना खोया हूं। मुझे अपनी इस बात पर खिफ़्फ़त महसूस हुई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहने लगी, मेरे कमरे के वॉशरूम का नल खराब था और आप तो वैसे भी शाम को आते हैं। मैंने सोचा चलो यही नहा लूं, लेकिन मुझे क्या पता था आप अचानक से आ जाएंगे। ये कहकर वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा कि उस लड़की को क्वार्टर क्यों नहीं दिया। ये क्या पूरा दिन बंगले के अंदर दंदनाती फिरती है और इसे पूरे बंगले में बस एक मेरा कमरा ही मिला था नहाने के लिए। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैं जब फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी माँ के साथ चाय पी रही थी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता था कि वो कोई मजलूम लड़की है। कहने लगी, ऐसा करें माँ जी, आप सारी फिक्रें मेरे सर पर डाल लें और खुद चैन की बांसुरी बजाए। अम्मा जी कहने लगी, वो कैसे? कहने लगी, सीधी सी बात है, आज के बाद घर की देखरेख मैं संभाल लेती हूँ। अम्मा कहने लगी, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रही हो, मैं खुद भी थक गई हूँ इन मुलाजिमीन के पीछे भागते भागते। वो कहने लगी, फिक्र ही ना करें, सबको तीर की तरह सीधा रखूंगी। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। भला ऐसा भी क्या मुलाजिमा पर भरोसा कि उसे अपनी जगह देती। इससे पहले कि मैं अपनी वालिदा से कुछ कहता, मेरी वालिदा ने मुझे टोक दिया, तुम घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करना, मुझे पता है किसको कैसे रखना है। मैं चुप हो गया, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की पर नजर रखने लगा था। वो तो यूं थी जैसे नवाब बन गई हो। मेरी वालिदा ने उसे महंगे ब्रांड के कपड़े मंगवा कर दिया। वो तो कहीं से मुलाजिमा लगती नहीं थी। बाकी मुलाजिमीन के पीछे लग के सारे घर के काम करवाती थी। घर में क्या पकेगा क्या नहीं सब उसके हाथ में था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे घर पर हुक्मरानी करे। उन्हीं दिनों मैंने अपनी एक कजन को कॉल की, जो कि मेरी चचाजाद थी। मैंने उसे कहा कि वो कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आ जाए। वो कहने लगी, क्यों? मैंने कहा, बस यूं ही। वो किसी लड़के को पसंद करती थी और ये बात सिर्फ मैं जानता था। मेरी वालिदा दबे लफ्जों में मुझे उससे शादी करने के लिए कह चुकी थी। पहले पहल तो मैं भी राजी था, लेकिन उस लड़की ने मुझे खुद फोन करके कहा कि मैं रिश्ता ना मांगूं, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। इसलिए मैंने रिश्ता मांगने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मेरी एक मदद करो। कहने लगी, कैसी मदद? मैंने कहा, तुमने करना यह है कि तुम मेरे घर पर रहने आ जाओ। मैं चाहता था कि अपनी उस कजन की मदद से मैं उस लड़की को आउट कर सकूं, जो मेरी माँ पर पता नहीं कैसा प्यार का जादू कर चुकी है कि वो अपना सब कुछ उसे देने को तैयार है।
वो कहने लगी लेकिन मैं करूंगी क्या। मैंने कहा तुम वहां की मुलाजिमा पर नजर रखो, क्या करती है क्या नहीं करती, मेरी माँ के साथ कैसी मीठी मीठी बातें करके उसे अपना गिरवीदा कर रही है कि ये सब कुछ उसके हाथ में चला जाए। ये बात सुन के कहने लगी ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन इसका हल क्या करे। कहने लगी शामिर भाई मैं आ जाती हूँ और मैं उस लड़की पर नजर भी रखूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसके सामान की भी तलाशी लेना। जब वो मेरी डिग्गी से उतरी थी तो एक छोटा सा बैग उसके पास था। कहने लगी ठीक है आप फिक्र ही ना करें, उसकी तो मैं ऐसी पोल खोलूंगी कि ताई जी को भी पता चल जाएगा। मैंने कहा बस उस मुलाजिमा को ना किसी तरीके से घर से निकलवा दो। अगले रोज वो अपना छोटा सा बैग लेकर हमारे घर आ गई। अम्मा से कहने लगी कि मैं बहुत बोर हो रही थी, पेपर्स देकर फारिग हुई थी, इसलिए सोचा कि ताई अम्मा के पास रह लूं। मेरी वालिदा को भला क्या एतराज हो सकता था। अलबत्ता उसके आने से मैंने देखा कि फरीशा गुम हो चुकी थी। अब ये होता कि मैं गुल से बातें करने लगता, उसको कहता कि ऐसा करो मेरे लिए पास्ता बना लो, क्योंकि वो पास्ता बहुत अच्छा बनाती थी। ये देखकर मैंने महसूस किया कि फरीशा के माथे पर बल पड़ने लगे। शायद उसे गुल का यहाँ आना पसंद नहीं आया था। बहरहाल मैं बहुत खुश था। एक बार मैं शाम के टाइम जब ऑफिस से आया तो गुल ने मेरे लिए पास्ता बना के रखा। कहने लगी शामिर जल्दी आओ दोनों मिलके खाते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बस मैं फ्रेश होके अभी आया। जैसे ही मैं नीचे आया पास्ता का एक चम्मच लेते ही मेरा मुंह जलने लगा। मैंने कहा तुमने इतनी तेज मिर्चें डाली हैं। कहने लगी नहीं, जब मैंने चखा तब तो ठीक था। कहने लगी पता नहीं किसने मिर्चें तेज कर दी। उस वक्त मेरी वालिदा और फरीशा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। वो चोर नजरों से कभी मुझे और कभी टीवी को देख रही थी। मैं समझ गया कि ये हरकत उसी की है। मैंने कहा ऐसा करो इसको छोड़ो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। गुल फौरन से तैयार हो गई तो मेरी वालिदा कहने लगी ऐसा करो अपने साथ फरीशा को भी ले जाओ। मैंने कहा उसे क्यों लेकर जाऊं। अम्मा कहने लगी क्यों, उसका दिल नहीं है, वो भी आइसक्रीम खा लेगी, मासूम सी बच्ची है, पूरा दिन सारे घर की जिम्मेदारियां उठाती है, तुम उसे भी साथ ले जाओ। मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया। पूरा रास्ता हम दोनों बातें करते रहे और वो माथे पर बल डाले गुस्से से कभी मुझे देखती कभी गुल को। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये लगता था जैसे वो घर के साथ साथ मुझे भी हथियाना चाहती थी। बहुत चालाक लड़की थी। आइसक्रीम खाते हुए मैंने जानबूझकर अपनी आइसक्रीम गुल की जानिब बढ़ा दी। मैंने कहा ये खा के देखो बहुत मजे किया। वो मेरी आइसक्रीम खाने लगी। कहने लगी हाँ ये तो वाकई मजे की है। मैंने कहा गुल मैं सोच रहा हूँ अम्मा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दो। मेरा ये कहना था कि गुल भी गुस्से से मुझे देखने लगी। मैंने आंख से इशारा किया तो वो समझ गई। कहने लगी मैं तो कब से इंतजार में हूं, ये ना हो मैं इंतजार करती रह जाऊं और तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ पर यहाँ तक कि तुम पर कोई और कब्जा जमा ले। मैंने कहा मैं इतने भी कच्चे किरदार का नहीं हूं। वो कहने लगी तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानते, अरे ऐसे ऐसे फंसाती हैं लड़कों को, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो फंस गए। वो बहुत खामोश थी। मैंने कहा ओहो मैं तुम्हें तो भूल ही गया, कौन सी आइसक्रीम खाओगी तुम। कहने लगी नहीं जी मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, हम घर वापस आ गए। एक बार रात के वक्त मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए नीचे आ गया। किचन में जाकर फ्रिज खोलकर पानी पीने लगा। मुझे सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मैं हैरान था कि इस वक्त इतनी धीमी धीमी आवाज पे कौन बातें कर रहा है। मैंने पानी का गिलास पकड़ा, बोतल फ्रिज में रखी और बाहर आ गया। बाहर लाउंज में अंधेरा था। वो लड़की लाउंज में खुलने वाली खिड़की के पास खड़ी थी। मेरी जानिब उसकी पुश्त थी। कान पर मोबाइल लगा रखा था। न जाने किससे बातें कर रही थी। कहने लगी मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी दाल गलेगी, शामिर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है।
आखिर वही हो रहा था जो मैंने सोचा था। वो वाकई मेरे घर पर और मुझ पर कब्जा करने आई थी। गरीब होकर अमीरी के ख्वाब देख रही थी। कहने लगी, मैं अपनी इज्जत नफ्स से गिर नहीं सकती, इसलिए सोच रही हूं कि वापस आ जाऊं। मुझे नहीं लगता कि बाबा से किया हुआ वादा मैं निभा सकती हूं। उसकी आवाज में नमी घुलने लगी। फिर अपने आंसू साफ करके कहने लगी, वो शख्स बहुत बेहिस है, मगरूर है, घुमंडी है। मैं अपने आप को उसके सामने गिरा नहीं सकती। जब उसे इस बात का एहसास ही नहीं है तो किसी को अपना पाबंद कर चुका है वो, तो मैं क्यों उसकी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? मैं तो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। वो कह क्या रही है? कहने लगी, नहीं नहीं, उसकी वालिदा तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बेटियों की तरह समझती हैं, उसको भी समझाती है। मैंने गलती की तुम्हारी बात मानकर। उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही मुझ में कोई दिलचस्पी है। वो स्टैंडर्ड पर यकीन रखता है और अपनी कजन को पसंद भी करता है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बीच में आऊं, और मैं कोई जाहिल या अनपढ़ लड़की थोड़ी हूं जो अपने बाप के जज्बाती फैसले की नजर अपनी जिंदगी कर लूं। वो सोच भी कैसे सकते थे कि उनका बेटा ऐसा रिश्ता निभाएगा? उनके दोस्त तो मर चुके हैं और उनका बेटा, मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं लगता उसका। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना चाहिए। उसकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। मैं वहां से पीछे हटकर ऊपर चला गया। अपने कमरे में जाने के बजाय मैं उसके कमरे में चला गया। अलमारी में उसका सामान देखने लगा। उसकी एक दराज में जो कुछ मुझे नजर आया मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। शाहमीर सिकंदर, क्या आपको फरीशा बिन अब्दुल रहमान से सिक्का रायजुल वक्त 1 लाख के एवज ये निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। मेरे कान में कई साल पुरानी आवाज गूंजने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये वो फरीशा हो सकती है। आज से 8 साल पहले मेरे वालिद मुझे अपने एक दोस्त के घर लेकर गए। घर उनका काफी बड़ा था, लेकिन पुराने तर्ज का बना हुआ था। वो मेरे बाबा के बचपन के दोस्त थे। दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मुझे गांव का माहौल कुछ खास पसंद नहीं था। मेरे वालिद मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर गए थे। उस वक्त शायद मैं 13वीं जमात में पढ़ता था। उनके दोस्त की बेटी, जिसका नाम फरीशा था, वो उस वक्त 9वीं जमात की तालिब इल्म थी, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आई थी और मुझे गर्ज भी नहीं थी। एक रात मेरे बाप ने मेरे सर पर यह बम फोड़ दिया कि वो मेरा निकाह अपने दोस्त की बेटी से करना चाहते हैं ताकि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैंने कहा, बाबा कैसे मेरे बारे में आप इतना बड़ा फैसला करना चाहते हैं? मैं यूं किसी भी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। वो कहने लगे, देखो, मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि अपनी एक ख्वाहिश भी तुमसे पूरी ना करवा सकूं। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है, कल जुमे के बाद तुम्हारा निकाह है। मैंने कहा, बाबा प्लीज। वो कहने लगे, अगर तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत है तो तुम ये निकाह करोगे, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैंने अपने वालिद की बात मजबूरन मान ली और निकाह कर लिया, लेकिन सोच चुका था कि पलटकर वापस नहीं देखूंगा। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि जैसे मैंने यूनिवर्सिटी से फरागत हासिल की और बाबा का बिजनेस संभालना शुरू किया, मेरे बाबा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरी वालिदा कहने लगी कि जिस लड़की से तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता किया है, मैं चाहती हूं कि उसे रुखसत करवाकर उसे ले आऊं। मैंने कहा, हरगिज भी नहीं। मैं किसी गांव की लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। मुझे अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में अपना मजाक नहीं बनवाना। मेरी वालिदा कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे निकाह में है। मैंने कहा, भाड़ में जाए, बैठी रहे। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मेरी वालिदा ने उसके वालिद को इनकार कर दिया और ये भी कहा कि जब वो चाहे शाहमीर उनकी बेटी को तलाक दे देगा। लेकिन ये खबर शायद फरीशा के वालिद से बर्दाश्त नहीं हुई और वो इंतकाल कर चुके थे। मेरी वालिदा ने उसके बाद मुझे बहुत कहा कि मैं उस लड़की को अपना लूं, लेकिन मेरी ना हाँ में नहीं बदली। अब मैं निकाहनामा देख चुका था।
वो यहाँ पर अचानक से नहीं आई थी, बल्कि प्लान करके आई थी। और मुझे ये लगता था कि जैसे मेरी वालिदा भी इसके प्लान में शामिल थी। लड़की खूबसूरत थी, लबो लहजे से लगता था कि गांव की पढ़ी लिखी हुई थी। मेरा दिल जीतने आई थी, लेकिन शायद अपने आप को मेरे सामने गिराना उसे पसंद नहीं था कि वो ओछी हरकतें करती, इसलिए वापस लौटकर जाना चाहती थी। मैं पूरी रात फरीशा के बारे में सोचता रहा। अच्छी खासी खुश शक्ल थी, ब्रांडेड कपड़ों में कहीं से भी मुलाजिमा नहीं लगती थी, ना ही गांव वाली। मेरी वालिदा की दोस्तों के सामने वो बड़े आराम से, बड़ी बाएतमादी से मिलती जुलती थी, बातें करती थी और अक्सर अंग्रेजी के लफ्ज भी इस्तेमाल कर जाती थी। लेकिन मैंने पहले कभी नोट ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं था। खाना भी अच्छा बनाती थी, मेरे घर को मुकम्मल तौर पर संभाल भी चुकी थी। कहीं ना कहीं तो मैं भी उसे देखकर अपनी नजरें हटाना भूल जाता था, लेकिन खुद को सर्जनिश इसलिए किया कि घर की मुलाजिमा के साथ इस तरह की हरकतें करना मुनासिब नहीं। अब जब ये पता चला कि वो कोई मुलाजिमा नहीं है बल्कि मेरी बीवी है और मेरे बाप की पसंद भी है, तो मुझे उसे अपना लेना चाहिए। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर अपनी वालिदा के पास आया तो वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? कहने लगी, फरीशा वापस जा रही है। मैंने कहा, क्यों जा रही है? कहने लगी, बस मर्जी उसकी। मैंने कहा, आपके कहने पर रुकेगी नहीं? कहने लगी, नहीं, सुबह से उसकी मिन्नत समाजत कर करके थक गई कि बेटा अपना आदी बना के मुझे कहाँ जा रही हो। कहती है, नहीं मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर कहने लगी, शामिर तुम तो पहले गुल के लिए इनकार कर चुके थे, क्या तुम गुल से शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं अम्मा, गुल से क्यों शादी करने लगा? वो कहने लगी, फिर गुल से ऐसे क्यों कह रहे थे? मैंने कहा, उसे मजाक में कह रहा था। मैंने कहा, अम्मा मैं जानता हूं फरीशा कौन है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कहा, ये वही लड़की है ना जिससे बाबा ने मेरा निकाह किया था, और आप ये जानती थी ना? ये सुनकर मेरी माँ ने एक गहरी सांस ली। कहने लगी, हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे दिल में जगह बना ले, क्योंकि अगर वो उस रिश्ते की हैसियत से आती तो तुम उसे बाहर निकाल देते, और वो बहुत खुददार लड़की है, तुम्हारे सामने मिन्नत समाजत नहीं करती। मैंने कहा, कहाँ है वो? कहने लगी, अपना सामान पैक कर रही है। मैं फौरन से अपनी वालिदा के कमरे से बाहर निकला और फरीशा के कमरे में चला गया। साथ साथ वो अपने बैग में कपड़े डाल रही थी, साथ साथ आंसू बहा रही थी। मैं बिना दस्तक उसके कमरे के अंदर चला गया। अपना दुपट्टा उतारे उसने एक साइड पर रखा हुआ था और अपने बैग में कपड़े ठूंस रही थी। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद किया तो उसने पीछे देखा, फिर माथे पर बल डालकर कहने लगी, आपको दस्तक देकर आना चाहिए था। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे दस्तक देनी चाहिए थी। मैं उसके पास आ गया, उसके हाथ से उसके कपड़े पकड़े और फेंक दिए। कहने लगी, आप प्लीज जाए यहां से। उसने फौरन से अपने बेड से अपना दुपट्टा पकड़ा और खुद पर ओढ़ लिया। मैंने कहा, मेरी माँ को अपना आदी बनाकर अब तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम? तो कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, एक और अच्छी मुलाजिमत मिल गई है, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसी कोई इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बीवी होते हुए तुम किस घर में मुलाजिमत करो? ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, बस ये बात छुपा रही थी मुझसे? नजरें चुराने लगी। कहने लगी, मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। यकीनन आपको आपकी वालिदा ने सच बताकर मजबूर किया होगा कि आप मुझे अपना लें। मैंने कहा, नहीं, असल में मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई। बाहर बाहर दिल को समझाता रहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। पता तो बाद में चला कि तुम मेरी बीवी हो। कहने लगी, मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में गुल है। मैंने कहा, गुल को मैंने यहाँ पर ड्रामा करने के लिए बुलाया था, वो किसी और को पसंद करती है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, बस तुम हो। ये कहकर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए।
मैंने कहा फरीशा प्लीज मेरा घर छोड़ के मत जाओ। वो अपनी नजरें चुराने लगी, कहने लगी मेरा हाथ तो छोड़ा है। मैंने कहा पहले वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कहने लगी नहीं जाती। मैंने कहा ठीक है, अब मैं अम्मा से कहता हूं कि जल्दी से हमारी रुखसती करवा दे और बहुत बड़ा फंक्शन करे। ये कहते हुए मैं उसे शर्माते हुए कमरे में छोड़ गया था।